नाज़रीन, अरब लीग की जानिब से अनाउंस किया गया है कि इसराइल अब किसी गलत फहमी के अंदर ना रहे। इसराइल के साथ किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन जब अब नहीं होगी। ये अरब लीग का जो ऐलान है वो आया है। साथ ही सऊदी अरेबिया की जानिब से ये अनाउंस किया गया है कि हम बहुत सारे मुल्कों के साथ राब्ते में हैं और बहुत सारे मुल्क जो है वो फलस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं। फ्रांस की जानिब से जो इकदाम उठाया गया है, जाहिर है कि वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है और अब मजीद ममालिक जो है वो तेजी के साथ फलस्तीन को रिकग्नाइज करने की तरफ जाएंगे। ये बात सामने आ रही है और टर्की ने जो तेजी के साथ अपना जो पावर है उसको बढ़ाता चला जा रहा है। नए इक्विपमेंट्स और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें तुर्की तेजी से आगे जा रहा है। नजीर, तुर्की ने मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बना लिया है और उसका कामयाब तजर्बा भी कर लिया। ये मिडिल ईस्ट में, यानी कि एक तो इसराइल है जिसके पास न्यूक्लियर ताकत मौजूद है। इसराइल के अलावा टर्की मिडिल ईस्ट का पहला मुल्क है जिसके पास इस सतह का बॉम्ब है। वो नॉन न्यूक्लियर है लेकिन एक बड़ी तबाही जो है वो ला सकता है। नॉन न्यूक्लियर मोस्ट पावरफुल बॉम्ब जो वो टर्की की जानिब से बनाया गया। अच्छा, अब नाज़रीन मामला जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये सामने आई है कि ताइवान जो है, ताइवान की जंग के हवाले से पिछले दिनों आपको याद है अमेरिका की जानिब से एक बात सामने आई थी कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों से ये पूछ रहा है पैसिफिक में कि अगर ताइवान की जंग होती है तो क्या वो चाइना पर हमला करेंगे। तो बरतानिया की जानिब से एक बात सामने आई है जो आलमी जंग के लिए जिसको खतरा करार दिया जा रहा है। बरतानिया की जानिब से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये अनाउंस कर दिया गया है कि अगर ताइवान की जंग होती है तो बरतानिया उस जंग में हिस्सा लेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर ताइवान की जंग होती है तो बरतानिया ने अनाउंस किया कि वो इस जंग में हिस्सा लेगा, यानी कि पैसिफिक के अंदर अब बरतानिया दोबारा से अपने आप को जो है वो ऐलान कर रहा है कि हम वहां पर भी मौजूद हैं। और ये जो हांगकांग है और ये ताइवान और ये सारा बरतानिया ही वहां पर गया था, जो वहां पर सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है और चाइना के ऊपर हमला, वो सारा बरतानिया ही वहां पर गया था। तो उसके नतीजे में जो ज़ाहिर है कि सारा कुछ हुआ। तो अब बरतानिया ताइवान के मामले में दोबारा उसका ऐलान करना ये बहुत बड़ी कशीदगी है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने धमकी लगाई है प्यूटन को कि वो 10 दिनों के अंदर अंदर उसने यूक्रेन की जंग ना रोकी तो बहुत बुरा रशिया के साथ होने जा रहा है। इसके ऊपर दिमित्री मेदवेदेव जो कि बहुत करीब है प्यूटन के, उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप के ये बयानात, ट्रंप का ये वाला पैटर्न और ट्रंप की ये इंटेंशंस, ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कि रशिया और अमेरिका दोनों बहराज जंग की तरफ जा रहे हैं। ये दिमित्री मेदवेदेव जो प्यूटन के सबसे करीब तरीन हैं और जब प्यूटन वजीर आजम बने तो ये सदर थे, ठीक है, बहुत करीब करीब रहे और सबसे ज्यादा लॉयल और सबसे ज्यादा वफादार और सबसे ज्यादा करीब। तो दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ट्रंप के ये इकदामात और इस तरह की बातें रशिया और अमेरिका को बहराज जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये वही दिमित्री मेदवेदेव है जिन्होंने कहा था अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान न्यूक्लियर बनाएगा, और ये वही है जिन्होंने कहा था कि बहुत सारे ममालिक तैयार हैं ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने के लिए। इसी दरमियान खबर यह है कि जर्मनी जो है वो लॉन्ग रेंज वेपन देने जा रहा है यूक्रेन को और तेजी के साथ जर्मनी लॉन्ग रेंज वेपन जो है डेवलप कर रहा है। अच्छा, अब देखिए कि ट्रंप ये जो धमकियां लगा रहा है ना रशिया को, वही उसका क्या मौकफ है कि हम जो है वो रशिया को प्रेशराइज कर रहे हैं टू कम ऑन द निगोशिएशन टेबल, ठीक है ना। तो जेडी वैंस, जब ये ओवल ऑफिस में लड़ाई हो रही थी, ज़ेलेंस्की मौजूद था, तो जेडी वैंस ने उस वक्त ये कहा था कि जो प्रीवियस प्रेसिडेंट था बाइडेन, उसने यही प्रेशर टूल इस्तेमाल किया लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तो रशिया को प्रेशराइज करने से कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि मामलात खराब होंगे। ये जेडी वैंस ने ओवल ऑफिस में बैठकर कहा था और आज वही तरीका जो बाइडेन कहता था कि मैं तो प्रेशर कर रहा हूं रशिया को, अब जरा अंदाजा करें हमास को ये प्रेशर नहीं कर सके, ये रशिया को प्रेशर करने चले। यानी रशिया जो 40 साल बाद मुसलसल वार्निंग देने के बाद एक जंग में उतरा है उसको ये प्रेशर करने चले। तो ये मामला, यानी जो बाइडेन जिस पैटर्न के ऊपर था, ट्रंप भी अब उसी पैटर्न का, और ये शख्स है वो मुकम्मल फेल हो चुका है और ये दुनिया को मजीद जंगों की तरफ जब लेकर जा रहा है। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल अचानक डेवलप हो गई है, ये आपके सामने रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक कॉल हुई है, और कॉल किसकी हुई है? प्यूटन और नेतन्याहू की। प्यूटन और नेतन्याहू की कॉल हुई है जिसमें गजा के हवाले से बात की गई है और जिसमें शाम के हवाले से बात की गई है। और प्यूटन ने कहा है कि ये जो शाम के अंदर इजरायली प्रोजेक्ट है इससे इजराइल जो है वो बाज रहा है। इससे पहले जब बशार असद की गवर्नमेंट थी तो रशिया ही ने इजराइल को रोका हुआ था कि वो वहां पर बॉम्बिंग ना कर सके। तो रशिया ही इस खित्ते में सबसे ऐसी ताकत था जो इजराइल को रोक कर रखे हुए था, ठीक है ना। टर्की ने ये रिजीम चेंज किया लेकिन टर्की इजराइल को नहीं रोक सका। तो प्यूटन की कॉल जब वो हुई है, और कुछ दिन पहले उर्दगान और प्यूटन की भी कॉल हुई थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉल है, प्यूटन ने नेतन्याहू को कॉल की है। अच्छा, इसी दरमियान फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कुछ नए हमले किए और उसमें मजीद इजरायली फौजी जब मारे गए। इजरायली मीडिया सिक्योरिटी इंसिडेंट इन गाजा जिसमें फौजियों को एयरलिफ्ट किया गया है डिफरेंट इजरायली हॉस्पिटल्स के अंदर, मजीद इजरायली फौजी मारे गए, कितने हैं अभी ये डिटेल्स आना बाकी है। तो एक ऐसे वक्त में जब इजराइल तमाम तर जबर कर रहा है और मैस स्टार्वेशन कर रहा है, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस हमले करती चली जा रही है और इजरायली फौजियों की हलाकतें अभी भी वहां पर जो है वो जारी हैं। और इसके ऊपर जो लेपर्ड है उसकी 2-3 हेडलाइंस देखिए। कह रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और हम
खान यूनिस को चौथी मर्तबा ऑक्युपाई कर रहे हैं, जबालिया को तीसरी मर्तबा ऑक्युपाई कर रहे हैं। यानी ये वो इलाके जिस पर हमने कई कई महीने पहले भी ऑपरेशंस किए हैं और ऑक्युपेशन का ऐलान किया। एक दफा गए, कई महीने खान यूनिस में रहे, फिर कुछ नहीं बना, तो चौथी मर्तबा खान यूनिस में, तीसरी मर्तबा जबालिया में, फिर भी रेजिस्टेंस वहां पर खत्म नहीं हुई। कहता है कि अगर हम जंग रोक दें तो हमारी दोहरी फतह होगी। वो कैसे? कहता है एक तो कैप्टिव्स वापस आ जाएंगे, दूसरा एक ऐसी अननेसेसरी वॉर रुक जाएगी दैट इज लीडिंग अस नोवेयर। ठीक है ना, इस जंग से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। तो ये लेपर्ड कह रहा है कि फिल फॉर जंग रुकनी चाहिए। इजरायली गवर्नमेंट जो है वो नो लॉन्गर नोज हाउ टू एक्सप्लेन द कंटिन्यूड किलिंग ऑफ सोल्जर्स इन गाजा। इजरायली गवर्नमेंट के पास का कोई जवाब नहीं है कि अभी भी इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं, तो उसका क्या जवाब है? इफ वी डू नॉट स्टॉप द वॉर नाउ द ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर विल वर्सन एंड द वर्ल्ड विल क्लोज इट्स डोर्स टू इजरायलीज। लेपर्ड ये कह रहा है कि अगर फिल फॉर जंग ना रुकी तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो गाजा में है वो मजीद बदतर होगा और दुनिया इजराइलियों के ऊपर अपने दरवाजे बंद कर लेगी। और दुनिया से मुराद क्या है? मगरिब, यूरोप, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज। तो दुनिया जो है वो इजराइलियों के ऊपर अपने दरवाजे बंद करने जा रही है और यही इनका अंजाम है। इन्होंने फलस्तीनियों के लिए जगह तंग की है और पूरी दुनिया में जाहिर है कि उसका फिर नतीजा जो है यही निकलेगा। तो ये लेपर्ड के अल्फाज हैं कि दुनिया इजराइल के ऊपर दरवाजे बंद कर देगी। ये वो कॉन्सिक्वेंसेज है जिसको देखकर कोई सेंसिबल अगर इजरायली लीडरशिप होती तो वो पीछे हट जाती। अब आप जरा देखें, ये देखें बेन गवर जो है उसने अभी स्टेटमेंट जारी की है। बेन गवर ने कहा है कि नेतन्याहू इज मॉरली करप्ट। उसने एड क्यों दाखिल की है गजा के अंदर? यानी दुनिया कह रही है कि नेतन्याहू जाहिर है कि वॉर क्रिमिनल है, कि वो बच्चों को वहां पर भूख से मार रहा है, और बेन गवर कह रहा है कि ये जो अलामती सी एड दाखिल हुई है उस पर भी बेन गवर ने कहा कि ये नेतन्याहू जो है ये मॉरली करप्ट है, ये वहां पर एड क्यों दाखिल कर रहा है, सारे फलस्तीनियों को भूख से जो मार देना चाहिए। तो देखिए ना ये इंसान है, दुनिया में कोई इंसान जो है वो जाहिर है कि इस तरह की बात नहीं, तो बिल्कुल ये ना कोई इंसान, ये प्योर इवल है। और मैं आपको बताऊं कि इनकी तारीख हमें बताती है कि ये नजर तो आते हैं और इनकी चालाकियां, होशियारियां और इनकी साजिशें, इनके मंसूबे, उसने बहुत फसाद बर्पा किए रखा है और अभी भी सबसे बड़ा फसाद अगर आप दुनिया में देखें तो इन्होंने बर्पा किया हुआ है। इस सब के बावजूद ये कोई चालाक कौम नहीं है, ये बेवकूफ कौम है जिनको इतना बड़ा इक्तदार दोबारा मिला आफ्टर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज ऑफ स्लेवरी, और जो इनके साथ यूरोपियंस ने किया, कई सदियों के बाद इनको ये इक्तदार दुनिया में हासिल हुआ। और इन्होंने क्या किया? वहां पर बच्चों को मारकर जो है अपने आप को पूरी तरह से इन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया। इन्होंने ये कोई समझदारी का इन्होंने मुजाहरा नहीं किया, ये इनकी बेवकूफी है। ठीक है ना। और वो ज़ाहिर है कि तकब्बुर में और बुग़्ज़ के अंदर इन्होंने माजी में बहुत सारी गलतियां की और फिर इन पर जो एक तो जमीन है ऊपर आसमान से भी फिर जो उसका हिसाब किताब इनके साथ होता रहा है। तो ये कोई चालाक कौम नहीं, ये असल में बेवकूफ कौम है। और फिर आप देखिए, अच्छा वैसे इनकी जो तारीख है ना वो लाजमी पढ़नी चाहिए, जो 2000-3000 साल की तारीख है, क्योंकि इससे इनकी जो मेंटालिटी है, जो इनका सोचने का तरीका है, वो भी उसको भी समझने में आसानी होती है। जर्मनी ने अनाउंस किया है कि वो ह्यूमैनिटेरियन एयर ब्रिज जो है वो गाजा स्ट्रिप में काम करेगा। एयर ब्रिज यानी वो एयर ड्रॉप करेगा एड को। तो अब ये कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, लेकिन हर मुल्क के ऊपर प्रेशर है और उसको प्रेशर को इसको कूल डाउन करने के लिए, डीएस्केलेट करने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम उठा रहा है। पियर्स मॉर्गन जो बर्तानिया का सबसे फेमस जर्नलिस्ट है, इसका सबसे फेमस शो है, बहुत बड़ा सपोर्टर इजराइल का, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से इसके शो में ही सबसे ज्यादा इजरायली जलील हो रहे हैं और इसके शो की सबसे ज्यादा रेटिंग है। अब इसने ट्वीट किया है, स्टॉप यूर अपॉलिंग एंड सेंसलेस एंड क्रिमिनल स्टारवेशन ऑफ द गाजा चिल्ड्रन नाउ। नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए इसने कहा है। ये बहुत बड़ा यानी कट्टर इजरायली सपोर्टर, जैसे रिवायती वहां का मीडिया है लेकिन ये सबसे फेमस, तो ये तब्दीली वहां पर आ चुकी है। कोई वहां पर कोई ऐसा शो नहीं है, कोई ऐसा मीडिया नहीं है कि जिसमें डिफेंड किया जा सके। ठीक है, डिफेंड करने की कोई अब विंडो बची नहीं है। अरब लीग की अनाउंसमेंट आई है। अरब लीग ये कह रहा है कि इजराइल्स विजन ऑफ अचीविंग नॉर्मलाइजेशन व्हाइल द ऑक्यूपेशन कंटिन्यूज इज एन इल्यूजन। भूल जाए इजराइल के कोई नॉर्मलाइजेशन हो सकेगी, ये अरब लीग कह रही। और अरब लीग को आज ये स्टेटमेंट क्यों जारी करना पड़ी है? क्योंकि किसी के पास आज ये गुंजाइश नहीं है कि वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर सके। और जैसे ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि 1 लाख बच्चे वहां पर भूख से शहीद हो सकते हैं, तो उसके बाद मुझे बताइए कि मिडिल ईस्ट में होने क्या जा रहा है। ठीक है, तो इनको बहुत अर्ली इकदाम उठाने चाहिए थे और अभी 1-1 घंटा जो है वो जाया होता चला जा रहा है और वो डिले हो रहा है। इसी दरमियान कॉन्फ्रेंस वहां पर जारी है। 2 बातें मैं सिर्फ आपके सामने रखता हूं और उस पर हम तफसीली बात भी करते रहेंगे। एक तो उन्होंने कहा है, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है, हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ कम्युनिकेशंस कर रहे हैं टू गेन देयर रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। देखिए सऊदी अरेबिया के पास भी अब कोई चारा नहीं है कि वो नॉर्मलाइज करे विदाउट पैलेस्टीनियन स्टेट। बिल्कुल, अब वो गुंजाइश सऊदी अरेबिया के लिए भी खत्म हो चुकी है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे मुल्कों के साथ राब्ते में हैं जो फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करेंगे और 50 फॉरेन मिनिस्टर इसमें शरीक हो रहे हैं। यानी बड़ा, ये एक तरह से बड़ी कामयाबी है। एक तरफ तो जाहिर है कि फेलियर है कि अभी तक गजा में सीज फायर नहीं हुआ,
और अगर ये कॉन्फ्रेंस गजा में सीजफायर के बगैर खत्म हो जाती है तो फिर एक और बड़ा सवाल होगा। लेकिन ओवरऑल ये फलस्तीन के तनाजुर में एक तारीखी इकदाम है कि फ्रांस और सऊदी अरेबिया ज्वाइंटली इसको चेयर कर रहे हैं और 50 फॉरेन मिनिस्टर नुमाइंदगी कर रहे हैं, यानी बाकी मुल्कों से 125 वैसे टोटल नुमाइंदा हैं इसमें, मुख्तलिफ मुल्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए, लेकिन 50 फॉरेन मिनिस्टर्स इसमें शरीक हुए हैं, यानी इतनी ज्यादा इसकी अहमियत है। तो फ्रांस ने कहा है, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने, कि कॉन्फ्रेंस जब एंड होगी 2 दिन के बाद तो एक शेयर्ड विजन लेकर हम उठेंगे फॉर द फ्यूचर ऑफ गाजा। अब ये इस पर नजर होगी कि ज़ाहिर है कि क्या फैसला किया जाता है, यानी फलस्तीन की रियासत से पहले तो गजा है ना, गजा में सीजफायर होगा तो बात आगे बढ़ेगी। तो गजा के हवाले से वो कह रहे हैं कि हम एक मुत्तफिका फैसला करके उठेंगे, ये फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। और सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि हम बहुत सारे मुल्कों में राब्ते में हैं के साथ और वो रिकॉग्नाइज करेंगे। जाहिर है कि अब फ्रांस भी लॉबिंग कर रहा है, तमाम मुल्कों को एंगेज कर रहा है कि वो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करें, जैसे फ्रांस के सदर ने बर्तानिया के पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा। और बर्तानिया का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा जिस दिन बर्तानिया रिकॉग्नाइज करेगा, और इस वक्त बर्तानिया पर शदीद प्रेशर है। अच्छा, आयरलैंड जो है उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा है कि गजा के अंदर जो जारियत है ये ह्यूमैनिटी के ऊपर जो है वो सबसे बड़ा एक बोझ है और ये तारीख में जो है वो इसको याद रखा जाएगा और ये पूरी इंसानियत के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है। ट्रंप ने धमकी लगाई है ईरान पर दोबारा हमला करने की, उसका जवाब ईरान से आया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर कोई एग्रेशन किया गया वी विल नॉट हेजिटेट और रिस्पॉन्ड करेंगे ग्रेटर देन बिफोर और इन अ मैनर इम्पॉसिबल टू कंसील। और फिर तबाही इतनी आएगी कि ये छुपा नहीं सकेंगे। और हमारी इनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं वो डैमेज जरूर हुई हैं, लेकिन आवर डिटर्मिनेशन रिमेन्स अनशेकन और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जारी है। तो ये डिजास्टर था ट्रंप के लिए, ईरान जंग जो है वो टोटल डिजास्टर थी और उसमें 125 त्यारे आए और क्या पता नहीं उन्होंने किया, तो टोटल डिजास्टर था जिसको अब हमने बड़ी फतह हासिल की है, हमने फलाना किया, तो उसमें उसने कवर अप करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत बड़ा डिजास्टर। अगर इजराइल को यहां पर कोई पहली बाकायदा शिकस्त हुई है तो वो ईरान के हाथ हुई है। अच्छा, टर्की ने जनाब, टर्की जो है ना बहुत मॉडर्न उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो होती चली जा रही है और इसलिए यूरोप बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा है टर्की के ऊपर। एक तो नेटो की सेकंड लार्जेस्ट फौज है वो टर्की की है, दूसरा डिफेंस इंडस्ट्री, फिर मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी नेवी उनके पास है, तो इसलिए टर्की पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर और टर्की के लोग ज़ाहिर है उनकी एक सपोर्ट है फलस्तीन के लिए, तो टर्की पर भी शदीद प्रेशर है कि आज आपकी ये ताकत इस्तेमाल नहीं होनी तो फिर किधर इस्तेमाल होनी है। टर्की अनवील्स इट्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एरियल बॉम्ब और उसका नाम भी उन्होंने गाजब रखा है, यानी गाजब जो है उसका नाम रखा है। टर्की अनवील्स मोस्ट पावरफुल थर्मोबैरिक बॉम्ब, जो ज़ाहिर है कि इजराइल इससे काफी जो खतरा महसूस करेगा। अच्छा, अब नज़ीर जो आलमी मंजरनामा है वो भी हमें जंगों से भरपूर नजर आ रहा है, ठीक है ना, जंगों से भरपूर नजर आ रहा है वो इस अंदाज में कि यूक्रेन की जंग उसमें ट्रंप फेल हो चुका है और अब जो उसने स्टेटमेंट जारी किया है इसका मतलब तो बिल्कुल ही फेलियर है, इसका मतलब तो वो बिल्कुल पटड़ी ही से उतर गया है और इस रास्ते से तो पहले ये बाइडन का रास्ता यानी कि ओवरऑल उसने इख्तियार कर लिया और तैवान में कशीदगी और नेटो की तैयारी। अब जनाब ट्रंप ने कोई एक हफ्ता कबल जब नेटो के सेक्रेटरी जनरल व्हाइट हाउस गया तो ट्रंप ने कहा कि अगर 50 दिन में प्यूटन ने जंगबंदी का कोई फैसला ना किया तो वो सैंक्शन लगाएगा, वो टैरिफ लगाएगा और बड़े सख्त इकदाम किए जाएंगे और रशिया के साथ बहुत बुरा होगा। अभी इसने अनाउंस किया है कि नई डेडलाइन मैं दे रहा हूं। ट्रंप सेट्स न्यू डेडलाइन ऑफ 10 to 12 days फॉर प्यूटन टू एग्री ऑन यूक्रेन डील, नॉट 50। ट्रंप गिव्स प्यूटन अ न्यू डेडलाइन 10 to 12 days टू एक्ट इन यूक्रेन। अब मैं 10 से 12 दिन की जो डेडलाइन है वो दे रहा हूं। अब जाहिर है कि रशिया एक ताकतवर तरीन मुल्क है और यहां तो हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन प्रेशराइज नहीं हो सकी, तो रशिया ने क्या प्रेशराइज होना है। और दूसरा ये कितना अजीब है भाई, अमेरिका कौन है जो डेडलाइन दे रहा है रशिया को, मतलब अमेरिका कौन है रशिया को डेडलाइन देने वाला। रशिया और चाइना को सबसे बड़ी चिढ़ तो यही है कि ये मतलब सारी दुनिया को जो डिक्टेशन देता है ना अमेरिका, ये इसकी सारी जंग ही तो इसी की हो रही है जो चाइना लड़ रहा है और जो रशिया लड़ रहा है, कि ये मतलब अमेरिका कौन है ये बताने वाला कि तुम्हारे लिए ये डेडलाइन है। तो रशिया भी तो एक बड़ी पावर है और इवन रशिया ने जो सिविल वॉर अमेरिका में हुई थी रशिया ने जाकर बचाया था, ठीक है, और बहुत सारी और बर्तानिया के साथ जो अमेरिका की जंग हुई है उसमें रशिया ने अमेरिका की मदद की हुई है और दोनों जो वर्ल्ड वॉर हुई है उसमें दोनों ये इत्तेहादी थे। और प्यूटन ने एक बार ये बात भी की थी कि जर्मनी में हिटलर के टाइम में बर्लिन में सबसे पहले रशियन आर्मी दाखिल हुई थी, बर्तानिया और अमेरिका तो हिचकिचा रहे थे, असल में तो दाखिल हुआ था रशिया बर्लिन में। तो एक तो उनको ये बड़ी चिढ़ है कि भाई आप हमें क्या है डेडलाइन देने वाले, और दूसरा जब वो कह रहे हैं कि हम 40 साल से एक बात सामने रख रहे हैं कि भाई नेटो की एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए, तो उस रूट कॉज पर डिस्कस किए बगैर ये डेडलाइन देना, ये प्रेशर टूल, ये टैरिफ, ये सैंक्शंस, तो ये तो काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। मतलब रशिया के लिए ये वॉर ऑफ सर्वाइवल है, एग्जिस्टेंस की उसकी वॉर है कि वो अगर आज पीछे हट जाता है तो यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन जाएगा और बिल्कुल रशिया कंटेन हो जाएगा, तो ये उसकी सर्वाइवल की जंग है। तो रशिया जब वो किसी सूरत जब वो पीछे नहीं हट सकता है, तो इसलिए ये जो धमकी है ये मामलात को खराब करने की, और यही बात जब वो दिमित्री मेदवेदेव ने फौरी उसका जवाब आया और उन्होंने कहा ट्रंप प्लेइंग अल्टीमेटम गेम्स विद रशिया
50 डेज, फिर 10 डेज, ही शुड रिमेंबर टू थिंग्स। ट्रंप को दो बातें याद कर लेनी चाहिए। रशिया इजंट इजराइल और इवन ईरान। रशिया इजराइल नहीं है जो उसकी प्रॉक्सी हो, और इवन ईरान नहीं है जो अमेरिका के मुकाबले में कोई कमजोर मुल्क हो। ईच न्यू अल्टीमेटम इज अ थ्रेट एंड अ स्टेप टुवर्ड वॉर। दिमित्री मेदवेदेव ये समझ ले सेकंड इन कमांड है रशिया में, यानी कोई मीडिया एनालिस्ट बात नहीं कर रहा है। एवरी अल्टीमेटम असल में एक कदम है किसकी तरफ? जंग की तरफ। नॉट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग की तरफ नहीं, बट विद हिज ओन कंट्री। डू नॉट गो डाउन द स्लीपी जो बाइडन रोड। जो बाइडन के रास्ते के ऊपर मत चलो। वो भी तो यही हरकतें कर रहा था ना। ये दिमित्री मेदवेदेव का इतना सख्त जवाब आया कि रशिया और अमेरिका जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो ट्रंप हर जो अल्टीमेटम देगा, इसका मतलब ये होगा कि रशिया और अमेरिका बरह रास्त जंग की तरफ जब जा रहे हैं। और अगर आप यूरोपियंस की फुलिशनेस देखें, इतनी बड़ी फुलिशनेस है यूरोपियंस की। यूक्रेन की जंग छेड़ दी, बड़ा गरक कर लिया, अपना हुलिया बिगाड़ लिया। रशिया से सस्ती तरीन एनर्जी मिलती थी, उसको कट ऑफ कर दिया। अब अमेरिका से महंगी एनर्जी खरीदेंगे। ओवरऑल अपनी इकोनॉमी का भुरकस निकाल दिया यूक्रेन जंग की वजह से, सस्ती एनर्जी भी छोड़ दी। अब अमेरिका से एनर्जी खरीदेंगे, और साथ अमेरिका ने, जिसने असल में यूक्रेन की जंग छेड़ी, पीछे हट गया है और कहता है मिनरल्स भी हम यूक्रेन से लेंगे, और साथ यूरोपियंस को कहता है कि हमसे असलिया खरीद कर भी यूक्रेन को दो। इससे बड़ी कोई फुलिशनेस यूरोपियंस के लिए हो नहीं सकती। यूरोप को इस सारे फॉर्मूले ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और तेजी के साथ मजीद अब डिस्ट्रॉय करेगा, ये जो उन्होंने तजारती डील की है। और ये एनर्जी उधर से खरीदना, ये कैसे कंपीट करेंगे चाइनीज कंपनीज को? और अब अमेरिकन कंपनीज को बहुत ज्यादा एडवांटेज यूरोपियन कंपनीज के ऊपर होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए तो जीरो टैरिफ होगा, और फिर इन्होंने एनर्जी भी अमेरिका से खरीदनी है, नहीं कंपीट कर सकती। चाइनीज के सामने तो बिल्कुल फारिग है, और अब अमेरिकन कंपनीज के सामने ये फारिग होने जा रहे हैं। और वहां पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर ट्रंप बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, तो चाइना भी इनको कंपीट कर गया, और अमेरिका ज़ाहिर है। तो ये बहुत बड़ी फुलिशनेस जो है वो इन्होंने की। और जर्मनी की बात जो है वो समय से बाला है। जर्मनी मिलिट्री आइज डीप स्ट्राइक ड्रोन डेवलपमेंट। जर्मन आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेयर कर रही हैं लॉन्ग रेंज कम्बैट ड्रोन्स कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स डीप इन द एनिमी टेरिटरी। यानी वो लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और वेपन जो वो तैयार कर रहे हैं ज़ाहिर है यूक्रेन को देने के लिए, और ज़ाहिर है कि जर्मनी भी रशिया के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। डेवलपिंग कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स, और इसमें बहुत सारे पार्टनर्स इसमें शामिल हैं, और उसमें एयरबस शामिल है। इसके अंदर जो है वो ड्रोन स्पेशलिस्ट एंड्रल कंपनी है, म्यूनिक बेस्ड स्टार्टअप है, मुख्तलिफ इसमें यानी कि कंपनी जो है इसमें शामिल है, बहुत सारे डिफेंस कंपनीज। मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, यानी यूरोपियंस की तमाम टॉप, और उसमें कुछ अमेरिकन स्टार्टअप्स भी हैं, वो ये बना रहे, और ये जाहिर है कि ये इन्होंने यूक्रेन को देना है। तो ट्रंप आया, ट्रंप ने कहा सीजफायर होगा, ट्रंप ने कहा नेटो का कसूर था, यूक्रेन का कसूर था। अब ट्रंप कह रहा है कि नहीं, रशिया को अल्टीमेटम है। तो रशिया ने क्या प्रेशराइज होना है, इसलिए वो जो मामला वहां पर खराबी की तरफ जा रहा है, और नेटो तैयारी कर रहा है और रशिया भी भरपूर तैयारी कर रहा है। अब देखिए कि बर्लिन ने अपना जो डिफेंस बजट है उसको डबल करने का फैसला कर लिया, यानी जर्मनी अपना डिफेंस बजट जो डबल कर रहा है। एक तारीख है जर्मनी की, 2 आलमी जंगें हैं, और आज फिर जर्मनी डबल बजट और फलाना, ये सारी तैयारी बड़ी बड़ी खौफनाक बात है। ताइवान के हवाले से अजब मामला, टेलीग्राफ, ब्रिटेन रेडी टू फाइट ओवर ताइवान। ब्रिटेन के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने पैसिफिक का दौरा किया, और साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने कहा, और जो डार्विन पोर्ट है जिस पर चाइना और ऑस्ट्रेलिया का फड्डा चल रहा है, उस पर भी वो गए टू ज्वाइन द वॉर गेम्स विद एलाइज इंक्लूडिंग द यूएस। और इसमें उन्होंने कहा, इफ वी हैव टू फाइट एज वी हैव डन इन द पास्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके आर नेशंस दैट विल फाइट टुगेदर, we exercise together, and by exercising together and being more ready to fight we deter better together। लुबेलुबाब बात यह है कि बरतानिया ने कहा कि हम ताइवान में लड़ने के लिए तैयार हैं, मतलब बिला वजह तो नहीं कहा, पीछे सारा एक देखें, अमेरिका दुनिया को असल में जंगों की तरफ धकेल रहा है। अमेरिका की जो अप्रोच अब है यूक्रेन के हवाले से, कोई वहां पर जंग नहीं रुकने वाली, और वो क्या कह रहा है, यूरोप असला खरीदे। यानी ओवरऑल अमेरिका की पॉलिसी यह है कि वो सबको क्योस में धकेल कर इधर मैन्युफैक्चरिंग करेगा और उधर बेचेगा सामान दुनिया में। वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 में भी तो वो यही कर रहा था, और साथ असलिया बेचेगा और बाकी मुल्कों को आपस में लड़वाएगा। उधर ताइवान पर जिस दिन हमला हो गया ना, 1000% ये बात कंफर्म है, कभी भी अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो क्या करेगा, वैसे ही प्रॉक्सी वॉर छेड़ देगा चाइना के खिलाफ, जैसे उसने रशिया के खिलाफ छेड़ी हुई है। उसमें जापान आ जाएगा, उसमें साउथ कोरिया आ जाएगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, उसमें फिलिपाइन आ जाएगा। बरतानिया कह रहा है हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, प्रॉक्सी वॉर वहां पर शुरू हो जाएगी, असलिया खूब बिकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और अमेरिका फिलहाल इसको प्रस्तुत, तो जंगों को खात्मे का तो मामला भूल जाए, ये पॉलिसी जंगों को रोकने वाली है ही नहीं। और अभी तो मिडिल ईस्ट में जो आतिश फिशा फटने को है, वहां पर अब फिर वो रिपोर्ट्स कंफर्म हो रही हैं कि 1 लाख बच्चे वहां पर जाने से जा सकते हैं। उसके बाद मुझे बताइए कि क्या होगा।
तो यहां एक अलग आतिशफशान जो वो फटने को है। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर की। और पेंटागन कह रहा है कि हमारी मिलिट्री जो है वो भरपूर तरीके से तैयार है और बहुत मजबूत है अराउंड द वर्ल्ड कोई भी मिशन करने के लिए। अब ये पेंटागन को कहने की क्या जरूरत है, हमारी मिलिट्री तैयार है अराउंड द वर्ल्ड ऑपरेशंस करने के लिए। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया आपने।